Assalamualaikum. Welcome to lecture number 10 of chapter number 1 digestive system class 10 biology. अभी तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. नाउ वील डिस्कस द एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस. मैंने पहले से आंसर्स लिखे हुए हैं ताकि हम लोग बस डिस्कस करें और एक्सप्लेन करें. So, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अच्छा, मेन रीजन्स जब आएगा तो इसमें वो वाले ऑर्गन्स होंगे जो कि डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल और लाइक डाइजेशन में जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसमें से माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह ये सब आएंगे. सो लेट्स सी, इसमें आंसर हम लिखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल पहले क्या होता है, बताएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब जो कि माउथ से लेकर एनस तक चलती है. ठीक है, सो सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब किया बिकॉज एक्सटेंसिव आंसर्स हैं. फिर सेवरल मेन रीजन्स ईच विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एलिमेंट्री कैनाल के यही दोनों मेन हैं फंक्शंस जिसमें वो लाइक इन्वॉल्व होता है ना, जो दो काम यहाँ पे हो रहे होते हैं. सो माउथ सबसे पहले माउथ आएगा. माउथ क्या होता है, जहाँ पे एंट्री पॉइंट होती है, जहाँ पे सारा मैकेनिकल डाइजेशन वगैरह स्टार्ट होती है थ्रू च्यूइंग, और केमिकल डाइजेशन भी होती है फ्रॉम सलाइवा जिसमें एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज. फिर वहाँ से माउथ से फूड जाता है पहले फेरिंग्स में जो कि कॉमन पैसेज वे है, यहाँ से फूड और एयर दोनों जा रहे होते हैं, तो एपिग्लॉटिस वगैरह का पूरा हमने पढ़ा था. फिर फूड यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ बोलस ओसोफेगस में जाएगा, which is another part. और esophagus क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जहाँ से फूड स्टमक तक जाता है थ्रू पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस एक वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है, तो उससे फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक जाता है. फिर आता है यहाँ पे स्टमक जहाँ पे मेनली डाइजेशन हो रही होती है, ये सैक लाइक ऑर्गन होता है. यहाँ पे डाइजेशन होती है थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस जो कि प्रोटीन डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो कि मेजर हमारे पास साइट है जहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है. डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट भी हो जाती है. तो इसमें डिओडिनम होता है, ड्यूजेनम, इलियम. फिर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. सो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस की फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड बन जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं केशियम, कोलॉन, रेक्टम, और वो एनस पे एंड होता है जहाँ से सारा वेस्ट वगैरह बॉडी से निकलता है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ये मेन रीजन थे एलिमेंट्री कैनाल के. देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी. आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा. चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए. पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये. और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी. और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी. अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे. लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. तो अच्छा,
उनको हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी कहते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव फंक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते मगर उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इनमें एक एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स की, जिसके अंदर के पार्ट्स पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स में सलाइवा वगैरह रिलीज करते हैं, सलाइवा में एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सो इसमें एंजाइम्स होंगे माइलेज, और जहाँ से स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट एक मेन ऑर्गन है लिवर, जो कि एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन वो बाइल प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डाइजेशन के अंदर, लेकिन ये बाइल प्रोड्यूस करके फैट्स को इमल्सिफिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। बाइल जो है वो स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, सो गॉल ब्लैडर इज अनदर एक्सेसरी ऑर्गन। फिर गॉल ब्लैडर रिलीज होती है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पैनक्रियास होते हैं, जो कि वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, लाइपेज, प्रोटीजेज एंड अमाइलेज, डुओडेनम के अंदर थ्रू अ पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये ब्रेक डाउन वगैरह में हेल्प करते हैं इन द ऑफ द फूड। फिर additionally pancreas produces bicarbonate ions that neutralize stomach acid in the small intestine. तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑफ फूड इन अ मैन। तो सॉल्विंग क्या होती है? सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लाइक आप जो भी फूड खाया होता है, जो च्यू करते हैं, वो जिस तरह से एसोफेगस की तरह थ्रू जाता है टू द स्टमक, उसको हम कहते हैं सॉल्विंग। तो अब सॉल्विंग में पहला फेज होता है हमारे पास ओरल प्रेपरेटरी फेज, जो इसके अंदर क्या होता है कि जो टंग होती है वो, अच्छा फूड इस यहाँ पर ना माउथ के अंदर बनता है इन द फॉर्म ऑफ बोलस। जो बोलस है ना, इसकी फॉर्म में फूड आ जाता है। तो इस फॉर्म को जो बोलस है फूड का, इसको डंक हार्ड पैरेट तक जो पुश करता है, दैट इज ओरल प्रेपरेटरी फेज। और ओरल फेज के बाद आता है ओरल ट्रांसपोर्ट फेज। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस में रिकॉर्डिंग्स में डिस्कस की हुई हैं और आपके पास ऊपर नोट्स में भी होंगी, तो देख लेगा। ओरल ट्रांसपोर्ट फेज होता है जिसमें सॉफ्ट पैलेट जो है वो बंद हो जाती है नेजल कैविटी से, ताकि फूड जो है वो नेजल कैविटी में ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, एंड आप खाना लाइक फूड पाइप के थ्रू स्टमक में ही जाए। वरना अगर नेजल कैविटी में चला जाएगा तो जाहिर है आपको फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एंड दैट वुड बी लाइक डेंजरस फॉर योर हेल्थ। सो इसको बचाता है ओरल ट्रांसपोर्ट फेज। फिर आता है फेरेंजियल फेज। इसमें क्या होता है, फेरिंग्स वगैरह से, फेरिंग से निकला है नाम फेरेंजियल फेज। तो यहाँ से सॉल्विंग इनवॉलंटरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ शुरू में लाइक सॉल्विंग के बाद हमने पढ़ा था ना कि सॉल्विंग स्टार्ट एज अ वॉलंटरी फेज बट देन इट बिकम्स एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। सो अब इस पॉइंट पे आके सॉल्विंग एक इनवॉलंटरी प्रोसेस बन जाती है, जिसमें लेरिंग्स जो है राइज होता है, एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है। वही बात आके फूड जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए एंड डायरेक्टली फूड पाइप में ही जाए। फिर फाइनली आती है ओसोफेजियल फेज, जिसके अंदर फूड जो है बोलस को हम उस ओसोफेगस में वो खुद ही इनवॉलंटरीली पुश हो जाता है और स्टमक में चला जाता है, और फिर एक रिदमिक प्रोसेस पूरा जो पेरिस्टालसिस का है वो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट पेरिस्टालसिस, कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इन मैन विद डायग्राम। तो डायग्राम आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे वही बुक वाली डायग्राम अटैच कर दी है, आप लोग ये बना लेगा जो सी भी समझ में आए। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस एक वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेव लाइक मूवमेंट है, जिसमें फूड जो है पहले एक तरफ से मतलब पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आगे के रिलैक्स होते हैं, आगे के रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं पीछे वाले। सही है, तो इसमें होता है क्या है कि ओसोफेगस में ही होती है पेरिस्टालसिस, ओसोफेगस में या फिर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स में होती है, तो जो है कंटिन्यूस थ्रू इंटेस्टाइन्स। तो जो सर्कुलर मसल्स हैं, when the circular muscles behind the food bolus contract and the longitudinal muscles ahead it relax, the lumen narrows and shortens. Longitudinal muscles ahead of it relax, the lumen narrows and shortens, pushing the bolus forward. तो ये जैसे यहाँ पे है कि पहले पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल से फिर फूड आगे आता रहता है। तो यही एक प्रोसेस है, इसको हम देखिएगा। ऑल्टरनेटिव मूवमेंट होती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर आगे रिलैक्सेशन, फिर आगे रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से चलता है। सही। देन क्वेश्चन नंबर 5 है अबाउट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक। अच्छा, स्टमक हमें पता है कि इट्स द मेन पार्ट जहाँ पर डाइजेशन होती है, दोनों मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन यहाँ होती है। मस्कुलर वॉल्स जो है वो डाइजेस्टेड फूड को चर्न करते हैं, यानी चर्निंग मतलब अगर आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, उससे जो वॉल्स जिस तरह मूव करेंगी या वॉल्स जिस तरह प्रेस होंगी, उससे जो फूड जैसे ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड चर्निंग, एंड वो एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है इन स्टमक। फिर उसमें फूड जो आपका मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस, और यहाँ पर एक सेमी लिक्विड मिक्सचर बन जाता है काइम नाम का, ये जो काइम है। ठीक है, सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं स्टमक के, वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती है ताकि वो एक ऐसे फॉर्म में आ जाए, एक्टिव फॉर्म में आ जाए कि जो प्रोटीन्स आ रहे हैं उसको वो पेप्टाइड्स में या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर सके।
और जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करता है। म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है एसिडिक डैमेज से और इवन पेप्सिन को उसके अपने ऊपर इफेक्ट करने से। और फूड जो है वो फिर अबाउट 2 to 3 आवर्स तक स्टमक में होता है, डाइजेशन होके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, फिर है द प्रोसेस ऑफ हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली डाइजेशन हमें एक्सप्लेन करनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक मेन जगह है जहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। तो इट स्टार्ट्स विद ड्यूओडेनम जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं फ्रॉम पैंक्रियास, एंड बाइल आता है फ्रॉम लिवर गॉल ब्लैडर जहाँ पे बाइल जो है वो फैट्स को स्मॉलर इमल्सिफिकेशन होती है उसकी, एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स फर्दर डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं यानी जिसको हम क्रिप्स के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो भी होते हैं, सो वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं माल्टेज, पेप्टाइडेज एंड सुक्रेज, और वो भी सारी डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर ज्यूजिनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है स्टार्ट, जिसमें विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं जिनका हमें पता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। और जो भी ग्लूकोज और बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट फॉर्म्स हैं सारे न्यूट्रिएंट्स की, वो जो है ब्लड कैपिलरीज में जाकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, सही है, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सके। फिर क्वेश्चन है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विलस। ड्रॉ तो मैंने नहीं किया लेकिन आई एम श्योर आपको पता होगा, ऊपर मैंने यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में भी अटैच की हुई है वाली पिक्चर, तो ये आप लोग बना दिएगा। ठीक है, तो विलस जो है इसको विलाय कहते हैं हम प्लूरल में। तो विलाय क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पूरी लाइनिंग को कवर किए हुए होती हैं, उससे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, increases the surface area for absorption। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेन फंक्शन है विलाय का। Each villus contains a capillary network ताकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो सके, और लैक्टियल होता है लिम्फ वेसल। फिर एपिथेलियल सेल्स होते हैं सरफेस के ऊपर इसकी माइक्रोविलाई के ऊपर, वो एक ब्रश से बॉटल बनाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। कैपिलरीज जो है वो ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को और वाटर सॉल्युबल विटामिन वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगी, और लैक्टियल जो है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करता है। बस यही सारी चीज़ें। और फिर वो ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं म्यूकस रिलीज करते हैं वो, ताकि जो है इंटेस्टाइनल उसके ऊपर म्यूकस लाइनिंग हो एंड सारी चीज़ें इजी मूवमेंट हो सके, बिकॉज ज़ाहिर इतना ज़्यादा अगर पेरिस्टाल्सिस तो सब चीज़ें होंगी तो मूवमेंट में फ्रिक्शन ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये म्यूकस लाइनिंग होती है जो गॉबलेट सेल्स रिलीज करते हैं। देन स्टेट द रोल ऑफ लिवर। तो लिवर का क्या रोल है, लिवर जो है मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके, ये हमने अलग से ही पढ़ा था, इसमें एक पूरा लेक्चर था कि वो बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फैट की एमल्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। फिर मेकिंग देम इजियर टू डाइजेस्ट बाय लाइपेज। लिवर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को हमारे रेगुलेट करता है बाय स्टोरिंग एक्सेस ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है ना ग्लूकोज को, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर रिलीजिंग इट व्हेन नीडेड, ग्लाइकोजनेसिस। डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, और सिंथेसाइजेस ब्लड प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और विटामिन्स को भी स्टोर करता है। और ये अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी के अंदर टॉक्सिक ना हो जाए, क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। सो डीअमाइनेशन का प्रोसेस इसको हम कहते हैं, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, डीअमाइनेशन कहलाता है ये, कि बॉडी में जितना भी अमोनिया या प्रोटीन्स हैं उसको वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि यूरिन के थ्रू फिर निकल जाता है। एंड लाइक इसी तरह से ओल्ड रेड ब्लड सेल्स वगैरह को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, राइट सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो डायरिया जो है उसका क्या सिम्टम्स होते हैं, वाटरी फ्रीक्वेंट स्टूल्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, फटीग। फिर कॉजेज हैं क्या, इसके बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी आ सकता है, तो ये सारे कॉजेज हैं। फिर ट्रीटमेंट में इसका होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी ORS पीते हैं, जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरियल कॉज है, ई कोलाई बैक्टीरिया ने अगर कॉज किया है डायरिया को तो वो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं। और प्रिवेंशन है कि ड्रिंक क्लीन वाटर, आप हैंड्स रेगुलरली वॉश करें, कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में ना चला जाए, और फूड हाइजीन और ये सब चीज़ें होती हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन की क्या सिम्टम्स हैं कि डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, और एब्डोमिनल ब्लोटिंग। फिर कॉजेज इसके होते हैं कि लो फाइबर डाइट, अगर आपकी डाइट में ज़्यादा फाइबर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है तो ये कॉज होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और बस ये सब। फिर ट्रीटमेंट होता है कि हाई फाइबर डाइट ले लें सबसे पहले, तो फ्लूइड्स बढ़ाएं अपनी बॉडी में, एक्सरसाइज बढ़ाएं, लेक्सेटिव्स लें, ये सब चीज़ें। एंड प्रिवेंशन यही है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, मज़ीद ज़्यादा पानी पिएं, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह को अवॉइड करें।
देन अल्सर का सिम्टम होता है स्टमक पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस। और कॉजेज इसकी यही हैं कि एक ये बैक्टीरिया का पायलोराई इन्फेक्शन, स्मोकिंग, स्ट्रेस। और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स है अगर एच पायलोराई बैक्टीरिया ने कॉज किया है। एंटासिड्स ले सकते हैं। स्पाइसी फूड को अवॉइड करें ताकि स्टमक में एसिडिटी ना हो, बस ये सब चीज़ें। और प्रिवेंशन होती है कि लॉन्ग टर्म एनसेड यूज़ नहीं करें, स्मोकिंग छोड़ दें, स्ट्रेस मैनेज हो और बैलेंस्ड मील्स खाएं। दिस इज ऑल फॉर द एक्सटेंसिव आंसर्स। आई होप इस सब में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।